हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं सभी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आज हमारा हिंदी व्याकरण में प्रैक्टिस 7 है, ठीक है। और ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम्स सभी परीक्षा में के लिए उपयोगी होंगे। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ ये हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो का और लोग भी लाभ ले सकें। तो चलिए, बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। देखिए, ऑप्शन ए है ट ठ ड ढ, ऑप्शन बी है च छ ज झ, ऑप्शन सी है क ख ग घ, ऑप्शन डी है त थ द ध। तो चलिए ऑप्शन करिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, हमने आपको इसके पहले प्रैक्टिस में कराया हुआ है कि जैसे इसमें मूर्धन्य ध्वनियाँ पूछा है तो ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, री टू रसाणाम मूर्धा, हमने आपको बताया है। जैसे ट वर्ग का ये मूर्धन्य ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे हमने अच्छे से इस क्वेश्चन को पूरा समझा के वहाँ आप सबको बताया है कि इसमें री टू रसाणाम मूर्धा, ट वर्ग के अक्षर हो गए स्पर्श व्यंजन, और ऋषि हो गया, और षटकोण वाला श हो गया, र हो गया। तो इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। इसी प्रकार ऑप्शन बी देखिए, च छ ज झ जो है इनका होगा ई चू यशा नाम तालु। ई चू यशा नाम तालु, इतना आप याद रखेंगे तो आप च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा, और ई च वर्ग, और य हो गया और श हो गया तालव्य श। तो आप तालव्य श य का भी उच्चारण स्थान होता है तालु। ये च छ ज झ ई चू यशा नाम तालु, तो इनका उच्चारण स्थान, इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान होगा तालु, तालव्य। और क ख अंग का कंठ होगा, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, उस विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो और अ का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। क ख ग घ, इन चारों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार त थ द को देखें तो इनमें आएगा दंत, इनकी ध्वनियाँ ये दंत की ध्वनियाँ हैं। ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये कंठ ध्वनियाँ हैं, और ये दंत ध्वनियाँ हैं। दंत ध्वनियाँ का सूत्र है री तू लशा नाम दंता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 2 देखिए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग किया जाता है, श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं, अघोष कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, और सघोष कहते हैं। तो इनका ऑप्शन करिए। तो पहले आप ये जान लीजिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है, ठीक है। और महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है। इसी तरीके से अघोष की बात करें तो वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है,
और तीसरा चौथा पाँचवा श घोष होता है, यानी घोष होता है। घोष को ही श घोष कहते हैं। चलिए अब आप सब करिए। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है वे अघोष कहलाते हैं। ठीक है, वे ध्वनियाँ अघोष कहलाते हैं। प्रश्न 3 देखिए। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। बताइए। ऑप्शन ए क है, ऑप्शन बी ग है, ऑप्शन सी घ है, ऑप्शन डी ख है। तो ये तो देखिए, इसमें स्पर्श व्यंजन पूछा है, कंठ ध्वनि पूछा है और अघोष और महाप्राण ध्वनि पूछा है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रश्न में स्पर्श व्यंजन, तो जैसा कि क से प तक, यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के 25 वर्ड आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। इतना तो आपका कंफर्म है। तो क, ख, ग, घ ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। ये तो आपका कंफर्म हो गया, सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। फिर देखिए, कंठ ध्वनि की बात करें तो क, ख, ग, घ ये कंठ ध्वनि भी हैं। अब अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा आपका अघोष हो गया। ठीक है, क और ख अघोष हो गया। और महाप्राण की बात करें तो आपका दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है और पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। और अब घोष की बात करें, यानी इसमें अघोष पूछा है तो पहला और दूसरा अघोष होता है और तीसरा और चौथा पांचवा घोष श घोष होता है। तो इसमें बचा आपका ख, क्योंकि ये दूसरा है, पहला दूसरा अघोष होता है तो इसमें ख, और ग और घ अंग घोष श घोष होता है। तो यहाँ पे बचा ये ख, ये आपका होगा अघोष। ठीक है। और महाप्राण देखिए, स्पर्श व्यंजन भी है ये, कंठ ध्वनि भी है ये, और महाप्राण है और अघोष है। ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न 4 देखिए। इप्सित का विलोम होगा। इप्सित का विलोम पूछा है। इप्सित का विलोम अनिप्सित, अभिप्सित, परोपसित, सुनिप्सित। चलिए ऑप्शन करिए, अपने अपने आप सब गेस कर लीजिए आंसर, तब मैं बताऊं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ये विलोम शब्द पूछा जाता है। इसमें बच्चे अक्सर अभिप्सित लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इप्सित का विलोम होगा अनिप्सित। इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न 5 देखिए। विलोम शब्द का विकल्प असत्य है। कौन सा विलोम शब्द का विकल्प असत्य पूछा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें असत्य पूछा है। पहला है निरामिष सामिष, ऑप्शन ए है। बी का वैभव पराभव, सी का धृष्ट विनीत, और डी का सचल चल। इनमें बताइए। तो देखिए ऑप्शन है निरामिष का सामिष विलोम सही है, वैभव का पराभव ये भी सही है, और धृष्ट का विनीत ये भी सही है, सचल का चल गलत है। यही ऑप्शन गलत है, सचल का चल नहीं होगा, अचल होगा। चलिए प्रश्न 6 देखिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ऑप्शन सी है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। डी है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। चलिए इनका ऑप्शन करिए आप सब आंसर। तो चलिए
भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये गलत है। अधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, यहाँ भी ये भी वाक्य गलत है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यही आपका सही है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया और मुझे पैतृक संपत्ति में उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये भी गलत है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा शुद्ध वाक्य, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का असत्य विकल्प है। शुद्ध वर्तनी का असत्य विकल्प है। ऑप्शन ए है हिरण्यकशिपु, ऑप्शन बी है विरहिणी, ऑप्शन सी है दुर्धर्ष, ऑप्शन डी है रचयिता। तो इनमें आपको असत्य विकल्प का चयन करना है। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। शुद्ध वर्तनी का असत्य विकल्प इसमें होगा, देखिए डी आपका हिरण्यकशिपु, ये शुद्ध है, ध्यान दीजिएगा। विरहिणी ये भी शुद्ध है, दुर्धर्ष ये भी शुद्ध है। रचयिता आपका गलत है, तो रचयिता का सही होगा रचयिता, ये आपका शुद्ध है। ठीक है। तो ये आपका बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इनको सब हिरण्यकश्यप सही करते हैं, लेकिन नहीं, हिरण्यकशिपु शुद्ध है, विरहिणी दुर्धर्ष ये 3 विकल्प शुद्ध हैं और रचयिता अशुद्ध था। रचयिता का शुद्ध होगा रचयिता। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। उसमें भी वर्तनी से प्रश्न लिए गए हैं। वर्तनी का अशुद्ध विकल्प है, इसमें भी वर्तनी का अशुद्ध पूछा हुआ है। तो देखिए शुश्रूषा, शुश्रूषा, उल्लंघन, दुर्निवार, आँख। तो इनमें भी आप असत्य का चयन करना है। बताइए कौन सा अशुद्ध विकल्प है। शुश्रूषा, उल्लंघन, दुर्निवार, आँख। तो देखिए इनमें भी आपका राइट आंसर डी होगा। आँख का शुद्ध ऐसे लिखाता है, आँख, ये सही लिखा गया है आँख। जबकि आपका शुश्रूषा ये सही है, उल्लंघन ये भी सही है, दुर्निवार ये भी सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। जो स्त्री के वशीभूत हैं, जो स्त्री के वशीभूत हैं उनके लिए एक शब्द यहाँ वाक्यांश से लिए गए हैं। प्रश्न, जो स्त्री के वशीभूत हैं उनके लिए एक शब्द है, स्त्रैण है, आश्चर्यम पश्या है, आकाश वृत्ति है, दुराभिसंधि है। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। हाँ, तो इनका राइट आंसर होगा जो स्त्री के वशीभूत हैं, स्त्रैण होता है। ठीक है, स्त्रैण। आश्चर्यम पश्या की बात करें तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उनके लिए एक शब्द है आश्चर्यम पश्या। आकाश वृत्ति की बात करें तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उनके लिए एक शब्द आकाश वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है दुराभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा को दुराभिसंधि कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए। शिक्षक भर्ती ही नहीं, सभी हिंदी से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं और बहुत बार पूछे गए। हमने उन्हीं प्रश्न को लिए हुए हैं, तो आपको भावी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आज हमने संपूर्ण व्याकरण से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए प्रश्न 10 देखिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हमने ऐसे विकल्प बनाए हैं जिसमें आपका एक प्रश्न के साथ साथ और प्रश्न आपका
एक 3-3, 4-4 प्रश्न तैयार हों, इसलिए हमने ऐसे विकल्प रखे हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण में सप्तर्षि, परमानंद, चंद्रशेखर, नरभक्षी। तो बताइए इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? सप्तर्षि, सप्तर्षि पहला अक्षर जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो तो आपका कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। यह तो होगा नहीं। परमानंद, परम आनंद, परम धन आनंद, ये भी आपका तत्पुरुष समास नहीं है, कर्मधारय समास है और उसमें द्विगु समास है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो बचा आपका डी, नरभक्षी, नर का भक्षी करने वाला यानी तत्पुरुष समास। नरभक्षी में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखिए। सही विलोम शब्द का युग्म है। सही विलोम शब्द का युग्म है। देखिए, हया, व्यया, अधि, नीरद, साहचर्य, अलगाव। डी है उपर्युक्त सभी। तो चलिए इनका आंसर आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ, गेस कर लिए होंगे। तो हया व्यया एकदम सही है। अधिका नीरद ये भी सही है। साहचर्य कालगांव, दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम में साहचर्य का वैमनस्य दे देता है, लेकिन नहीं, आपका साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विलोम शब्द का सही विलोम शब्द सभी हैं, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 पे पहुँचते हैं। इनमें अशुद्ध तद्भव तत्सम का युग्म है। इनमें आपको अशुद्ध छांटना है, ध्यान दीजिएगा। इनमें आपको अशुद्ध तद्भव तत्सम छांटना है। तो देखिए, थाली का स्थाली है, शुकर बलिवर्द है, अखाड़ा अक्षवाट है, डी है मिट्टी मट्टिका। तो चलिए इनमें आंसर करिए। तो देखिए, अशुद्ध तद्भव तत्सम का युग्म जो है, थाली स्थाली बिल्कुल सही है, शुकर का बलिवर्द ये भी सही है, अखाड़ा अक्षवाट ये भी सही है, मिट्टी का मट्टिका नहीं होता, मिट्टी का मृत्तिका होता है, मृत्तिका। ठीक है, मिट्टी जो तद्भव है इसका तत्सम मृत्तिका होता है, मट्टिका नहीं होता। तो ऑप्शन डी राइट है। प्रश्न 13 देखिए। जिस समास में पहला पद विशेषण हो, जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे समास कहते हैं। यानी कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, कोई नहीं, बताइए। तो जिस समास में पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है तो आपका कर्मधारय कहलाता है। ठीक है, और बहुब्रीहि समास इसमें अन्य पद प्रधान होता है और ये द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी प्रत्यय और ऑप्शन डी उपसर्ग। तो चलिए आंसर करिए आप लोग। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह कहलाता है, तो वह आपका संधि कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है आपका ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी नायक, ऑप्शन सी यद्यपि, ऑप्शन डी तथैव। तो देखिए इन विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए निर्धन, निह धन धन, निह
प्लस धन बराबर निर्धन, ये विसर्ग संधि का है। नायक ये अयादि संधि का उदाहरण है, और यद्यपि यड़ संधि का उदाहरण है। और तथैव ये किसका है बताइए? ये वृद्ध संधि का है। तथैव वृद्ध संधि का उदाहरण है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेष प्लस अड़, अन्वे प्लस वड़, अनु प्लस वेषण, डी ऑप्शन है अनु प्लस एषण। तो बताइए इनके आंसर। तो अन्वेषण का राइट संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी अनु प्लस एषण, अन्वेषण। ठीक है। देखिए प्रश्न 17, अदृश्य शत्रु का उपर्युक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु का उपर्युक्त मुहावरा है मीठी छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप, मुंह में राम बगल में छुरी। बताइए इनके आंसर। तो देखिए अदृश्य शत्रु का उपर्युक्त मुहावरा होगा ऑप्शन नंबर सी, आस्तीन का सांप। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 है, इनमें तद्भव तत्सम का शुद्ध विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। इनमें तद्भव तत्सम का शुद्ध विकल्प नहीं है, यानी वो कौन सा विकल्प है जो अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है पलंग, पर्यक, देवर, द्विवर, टकशाल, टंकशाला, खड़हर, खंडघर। बताइए। तो पलंग का पर्यक सही है, देवर का द्विवर ये भी सही है, टकशाल टंकशाला ये भी सही है। ऑप्शन डी है जो ये खड़हर का खंड घर नहीं होगा, खंड गृह होगा। ठीक है। खड़हर का खंड घर नहीं होगा, ये खंड गृह होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्न में पर्यायवाची का अशुद्ध विकल्प है। यहाँ पे भी आपका अशुद्ध विकल्प को छांटना है। तो देखिए निम्न में पर्यायवाची का अशुद्ध विकल्प है तड़ाग है, पद्माकर है, जलाशय है। ये तालाब का पर्यायवाची है। कुसुमसर, अनंग, मार, स्मर ये कामदेव का है। मृगेंद्र, केहरी, शार्दुल, नाहर ये सिंह का पर्यायवाची है। द्रुम, तरु, रुख, विटप ये जंगल का पर्यायवाची है। तो चलिए बताइए। कौन सा ऑप्शन इसमें अशुद्ध है? तड़ाग, पद्माकर, जलाशय तालाब के पर्यायवाची, कुसुमसर, अनंग, मार, स्मर कामदेव के, मृगेंद्र, केहरी, शार्दुल, नाहर ये सिंह के हैं। द्रुम, तरु, रुख, विटप ये जंगल के हैं। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए ऑप्शन ए तालाब का पर्यायवाची ये सब एकदम सही है। कुसुमसर, अनंग, मार, स्मर ये कामदेव का पर्यायवाची ये भी सही है। मृगेंद्र, केहरी, शार्दुल, नाहर ये सिंह का पर्यायवाची ये भी सही है। ये द्रुम, तरु, रुख, विटप ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है, ये वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पे वृक्ष होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वृक्ष का पर्यायवाची है ऑप्शन डी। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची आपका क्या क्या होता है? अटवी होता है, विपिन होता है, अरण्य होता है, कांतार होता है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न 20 देखते हैं। विशेषण विशेष्य का जोड़ा असत्य है। विशेषण विशेष्य का जोड़ा असत्य है। ऑप्शन ए है दुनिया, दुनियावी। ऑप्शन बी है पृथु, पृथुल। ऑप्शन सी है निषेध, निषिद्ध। ऑप्शन डी है उपज, उपजीव्य। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए, फिर मैं बताऊं।
तो देखिए विशेषण विशेष्य का जोड़ा जो है, दुनिया का दुनियावी सही है, पृथु पृथुल ये भी सही है, निषेध निषिद्ध ये भी सही है, असत्य जोड़ा यही है आपका उपज उपजीव्य। ठीक है, इनका उपजीव्य न होकर के उपजाऊ होगा, उपजाऊ, उपज का उपजाऊ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपजीव्य नहीं होता। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है, सही युग्म बताइए। ये प्रश्न इसके पहले प्रैक्टिस में हमने कराया हुआ है आप सबको। तो ये शब्द अर्थ है, समानार्थी शब्द है। हमने वहाँ पे तैयार तो हमने यही किया था, लेकिन हमने आप लोग को विलोम शब्द पढ़ा दिया है। तो आज उस प्रश्न को मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगी, तो आप सब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो देखिए सही युग्म शब्द है, चक्रवाक का अर्थ चकवा पक्षी है, चक्रवात का आंधी तूफान है, नियत का अर्थ इरादा है, और नियत माने निश्चित। ऑप्शन ई है या कि इसमें ऑप्शन में बढ़ा दें उपर्युक्त सभी। तो इनका आंसर करिए आप। दोस्तों ये विलोम शब्द नहीं है, ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो चक्रवाक का अर्थ चकवा पक्षी होता है, ये सही है। चक्रवात का अर्थ आंधी तूफान है, ये सही है। नियत में इरादा, ये भी सही है। नियत निश्चित सही, उपर्युक्त सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं। ये विलोम शब्द नहीं है, इनको आप सब ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गुनाहों का देवता रचना किसकी है? गुनाहों का देवता ये महत्वपूर्ण रचना है, उपन्यास है, किसका है? तो धर्मवीर भारती की है, जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए ये गुनाहों का देवता जो रचना है ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इन्होंने बहुत से नाटक लिखा है, कहानी लिखे हैं, आधी, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, और कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब, ध्रुवस्वामिनी, ये सब नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद जो कि उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, और लगभग 300 कहानी लिखे हैं, जिसमें इनकी एक कहानी है शोजे वतन, जिसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। और सुमित्रा नंदन पंत ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, इनकी भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। गिरजे का घंटा, वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये सब इनकी रचनाएं हैं। चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। अवधि का निजी छंद है, अवधि का निजी छंद पूछा है। दोहा है, रोला है, सोठा है, बरवे है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस पाने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको पहुंच जाया करे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे हैं ये कमेंट्स के थ्रू आप सब ज़रूर बताइएगा। तो इसके अगले प्रैक्टिस में मैं और कुछ नया प्रश्न लेके आऊँ। तो देखिए अवधि का निजी छंद होता है बरवे। ठीक है, अवधि का निजी छंद बरवे होता है। प्रश्न 24 देखिए, प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7-8 वर्णों पर यति होती है। वो कौन सा छंद है? प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 7-8 वर्णों पर यति होती है, वो कौन सा छंद है? तो बताइए, मालिनी छंद, सोठा छंद, गीतिका छंद, दोहा छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिनी छंद होता है वहाँ पे। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक,
बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले भू पर। यानी बाण उनके शरीर तक पहुँचे ही नहीं कि शत्रु पहले ही ज़मीन पर गिर गए। तो इनमें कौन सा अलंकार होगा बताइए? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। तो चलिए बताइए आप सब। तो देखिए, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, जिसमें बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे, इसमें अतिशयोक्ति की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति। इसमें बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, ठीक है, इसमें बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और बाकी यमक अलंकार एक है, कनक कनकते शवगुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौराए जब वह खाए बौरा। ये भी आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उपमा अलंकार का है पीपर पात सरिस मंडोला, ये भी आप सब ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आज यहीं तक। दोस्तों, प्रश्न कैसे हैं, किस लेवल के हैं, आप सब ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे इन प्रैक्टिस का लाभ वे सब भी पा सकें। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।